नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने महिलाओं से संबंधित मुद्दे एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम बच्चों से संबंधित मुद्दे एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, बच्चे हमारे देश का भावी भविष्य होते हैं। यदि उन्हें अच्छी शिक्षा सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रशिक्षण सुविधाएं एवं ज्ञान आधारित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, तो वे न केवल पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। परंतु विडंबना ये है कि हम बच्चों को ये सेवाएं देने में असमर्थ हैं। इसके साथ ही बच्चों से शिक्षा छीनकर उनसे बाल श्रम करवाया जाता है। तो कहीं कहीं पर बच्चों के साथ में उत्पीड़न होता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर बच्चों को शिक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रशिक्षण सेवाएं एवं मनोरंजन के साधन, इतनी सेवाएं हमको उपलब्ध करानी चाहिए। और अगर हम यहाँ पर बच्चों की परिभाषा की बात करें तो सबसे उपयुक्त जो परिभाषा है वो बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने दी है। तो बाल अधिकारों पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन हो जाएगा, और इस UNCRC के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के जो नागरिक हैं, तो 18 वर्ष से कम उम्र के उनको बच्चे कहा जाता है। इसके साथ ही अगर हमारे देश में बच्चों की संख्या के बारे में बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 44 करोड़ बच्चे हैं। तो भारत में कुल बच्चों की संख्या, या हम ये कहें कि 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 44 करोड़ है, जिसमें 0 से 6 वर्ष के बीच में जो बच्चों की संख्या है उनकी संख्या है 16 करोड़। तो हमारे देश में कुल बच्चे हैं 44 करोड़, जिसमें से 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे हैं 16 करोड़। इसके साथ ही अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो वैश्विक स्तर पर भी दुनिया का हर 5वें में से एक बच्चा भारत में है। इसके साथ ही सबसे दुखद बात यह है कि 40% बच्चे, आधे से थोड़ा कम, तो 40% जो बच्चे हैं वो असुरक्षित एवं कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनका बचपन छिन रहा है, उनको शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इसकी जगह पर उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है और उनसे बाल श्रम भी करवाया जा रहा है। हम यहाँ पर अब बच्चों से संबंधित मुद्दे, या समस्याएं या चुनौतियां, इनको समझेंगे। तो बच्चों से संबंधित मुद्दे, चुनौतियां एवं समस्या, उसमें सबसे पहला तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं और पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बता भी चुका हूं कि मध्य प्रदेश में जो स्कूल छोड़ना, तो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ना मिलने की वजह से, उपयुक्त वातावरण ना मिलने की वजह से बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, अर्थात बच्चों की शिक्षा में भी कमी आ रही है, या बच्चों की शिक्षा में कमी है, जो कि एक चुनौती है और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कारण क्या है, इसके बारे में हम पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। दूसरा हो जाएगा कि वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण के कारण एवं खाद्य श्रृंखला में भी कई केमिकल रसायनों के प्रवेश करने की वजह से वर्तमान में जो प्रतिरोधक क्षमता है वो वैश्विक स्तर पर कम हो रही है। इसके साथ ही बच्चों को जो कई बीमारियां हैं उनसे बचाने के लिए टीके तो दुनिया में हर जगह पर उपलब्ध हैं, लेकिन हमारे देश में टीकाकरण की सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है, अवसंरचना अच्छी नहीं है। इस वजह से कई बार बच्चों को समय पर टीका उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और वह टीकाकरण से वंचित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनको आगे जाकर कई गंभीर बीमारियां झेलनी पड़ती हैं। तीसरा बाल विवाह हो जाएगा। जो बाल विवाह प्रथा है, कानूनी तौर पर बाल विवाह हमारे देश से समाप्त हो चुका है, क्योंकि बाल विवाह जो है वो कानूनी गैर कानूनी है,
परंतु हमारे देश में अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कम उम्र की बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता है और इसकी सूचना न परिवार वाले देते हैं, न सामाजिक स्तर पर कोई देता है। इस वजह से अगर हम कानूनी तौर पर देखें तो बाल विवाह प्रतिबंधित है, परंतु आज भी कई समाज में जो है बाल विवाह या कम उम्र में जो है विवाह कर दिया जाता है। इसके साथ में कई बच्चे प्राकृतिक आपदा की वजह से या अन्य कारणों से अनाथ हो जाते हैं। फिर बच्चों के साथ में अत्याचार हो रहा है। फिर सबसे बड़ी समस्या है भूखमरी, या जिसको हम कह सकते हैं जो है भोजन ना मिल पाना, उपयुक्त भोजन ना मिलना, राइट। तो जो आर्थिक ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का जो भोजन है वह भी जुटाने में असमर्थ होते हैं। और हमारे देश में जितनी ज़्यादा गरीबी होगी उतना ज़्यादा महिलाओं के साथ में भी समस्या होगी और बच्चों के साथ में भी समस्या होगी। तो भुखमरी भी, बच्चों में उनको समय पर उपयुक्त भोजन ना मिल पाना भी एक बड़ी समस्या है। इसके साथ ही बच्चों के लिए सफाई सुविधाएं भी कम है, बच्चों में कुपोषण अधिक है, राइट। अब यहाँ पर एक चीज हमको जो है वो वर्तमान समय में ये समझना होगा, क्योंकि ये समसामयिक मुद्दा बनता जा रहा है, राइट। वर्तमान समय में हमारे देश में न केवल निम्न आय वर्ग है उनके बच्चों को जो है कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, बल्कि हमारे देश में जो उच्च आय वर्ग है उन परिवारों के जो है बच्चे भी क्या हो रहे हैं, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। तो चाहे निम्न आय वर्ग हो चाहे उच्च आय वर्ग हो, दोनों ही आय वर्ग के जो है परिवारों के बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। उसका कारण क्या है समझिए। जो ऐसे परिवार जिनकी निम्न आयु है वो तो अपने बच्चों को पोषण युक्त भोजन देने में क्या है, असमर्थ है। तो जो निम्न आय वर्ग वाले परिवार हैं उनमें तो हम मान सकते हैं कि पोषण युक्त भोजन उपलब्ध ना होने की वजह से बच्चे जो है वो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश में अच्छी जो जिनकी आय बहुत ही अधिक है, जिनके बच्चों को हर प्रकार की फैसिलिटीज अवेलेबल है, उनके बच्चे भी जो है वो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। और उसका कारण है लाइफ स्टाइल, या क्या हो जाएगा, जीवन शैली हो जाएगा। और इसके साथ ही क्या हो जाएगा, खान पान हो जाएगा, राइट। वर्तमान समय में हमारा वातावरण की अगर हम देखें तो बच्चे सोशल मीडिया पर टीवी देखते हैं और इस वजह से वह टीवी में या सोशल मीडिया के माध्यम से चॉकलेट के, समोसे के, चिप्स के, वेफर्स के और एक तरीके से हम कह सकते हैं जंक फूड जो है वो बच्चे जंक फूड के बहुत ही अधिक क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं। और जो प्रोसेस्ड फूड है उसको खाना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। और आपको पता है कि जंक फूड है जैसे चॉकलेट है, वेफर्स है या फिर प्रोसेस्ड फूड है, ये स्वास्थ्य के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये उतने अधिक जो है फायदेमंद तो होते ही नहीं, शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और हालत ये है कि बच्चे जो है फल खाने की जगह पर जिद करते हैं कि नहीं वो आलू समोसा या जंक फूड ही खाएंगे, राइट। और इस वजह से अगर हम देखें तो हमारे देश में जंक फूड या प्रोसेस्ड जो फूड है, वेफर्स है या बिस्किट्स हैं, उनके अधिक खाने से हमारे देश में एक तो मोटापा बढ़ रहा है और उसके साथ ही कुपोषण भी बढ़ रहा है। और इनके जो आंकड़े हैं वो नींद उड़ाने वाले हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा कि जो स्कूल है, स्कूल के कम से कम 500 मीटर की जो अंदर जो रेडियस है, उस रेडियस में कोई भी जो है खाद्य जो है दुकान या वहाँ पर जो है प्रोसेस्ड फूड नहीं बेचा जाएगा, ताकि बच्चों में कुपोषण कम हो और वो जंक फूड या फिर हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो प्रोसेस्ड फूड है उसको कम कंज्यूम करें, राइट। तो यहाँ पर ये हमारे लिए समस्या बनती जा रही है, राइट। और अगर ये तो जो है और भी आने वाले समय में और भी गंभीर समस्या होगी, इसीलिए बच्चों को प्रेरित किया जाना चाहिए कि वो पौष्टिक भोजन जैसे फल हो जाएंगे, राइट,
फ्रूट्स हो जाएंगे, ठीक है, उन दूध है उसका सेवन करें, ना कि जंक फूड या कोल्ड ड्रिंक्स का या प्रोसेस फूड का। और इसके निवारण के लिए भी 1995 से ही क्या है, मिड डे मील स्कीम चल रही है, राइट। तो मिड डे मील जो स्कीम है वो 1995 से ही शुरू हो चुकी है, और इस योजना के तहत बच्चों को स्कूल में भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें उनको प्रोटीन अनिवार्य रूप से दिया जाता है, राइट, और 300 से लेकर 700 कैलोरी के बीच में जो है वो भोजन उपलब्ध कराया जाता है, राइट। फिर अगला हो जाएगा मृत्यु दर क्या है अधिक होना, राइट। जो छोटे बच्चे हैं, राइट, छोटे बच्चे जो है श्वसन संबंधी कई प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, जिसकी वजह से भी जो है मृत्यु दर जो है वर्तमान समय में अधिक बढ़ रही है, राइट। और एक चीज और आप यहाँ पर ध्यान रखें, हालांकि हमें इसको एग्जाम में जरूर मेंशन करना चाहिए। हमारे देश में वर्तमान समय में कुछ दुर्घटनाओं में भी जो है वो बच्चों की जान जा रही है। पिछले हमने कुछ वर्षों में देखा कि जैसे आपने देखा होगा कि एक चमकी बुखार आया था, राइट। तो चमकी बुखार है, या फिर कई बार जो होते हैं हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, राइट। तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो जाना या चमकी बुखार जैसे जो बीमारियां हैं, इसकी वजह से भी कई बार जो है अधिक संख्या में बच्चों की जान चली जाती है। इसके साथ ही अपराध पीड़ित एवं क्या हो जाएंगे, अपराध गवाह हो जाएंगे। जो बच्चे हैं वो अपराध के पीड़ित होते हैं, राइट। जो बच्चे हैं वो गुड टच और बैड टच में संबंध नहीं जानते हैं कि कौन बच्चे या कोई व्यक्ति किस मनोदशा से बच्चों को छू रहा है, कैसे उनको पकड़ रहा है, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। इस वजह से जो कई व्यक्ति इसका नाजायज फायदा उठाते हैं, राइट। और इसी वजह से अगर आपको पता हो तो वर्तमान समय में जो यौन शोषण है बच्चों का, वह भी बढ़ता जा रहा है। इस वजह से जो है सोशल मीडिया के माध्यम से या स्कूलों में बच्चों को और खासकर बच्चियों को गुड टच या बैड टच के बारे में भी समझाया जाता है कि किस प्रकार से जो छूना है वो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर अपराध जो है उत्पीड़न हो जाएगा या अपराध पीड़ित के शिकार होते हैं। इसके साथ ही अपराध कई भयंकर दुर्घटनाएं या पारिवारिक जो झगड़े हैं वो उनके सामने ही होते हैं, राइट। और इसके साथ ही अब आ जाता है यहाँ पर बाल श्रम, राइट, जिसको हम और अच्छे से समझेंगे। फिर गैर कानूनी जो गतिविधियां हैं उनमें और उनका दुरुपयोग हो जाएगा, राइट। तो ये हमने यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण जो है हमने मुद्दे एवं समस्याएं पढ़ी हैं। इसके साथ ही कुछ और समस्याओं को हम जो है फैक्ट के इस माध्यम से भी समझेंगे। जैसे एक हो जाएगा भूख। अगर हम देखें तो एक तरफ भारत में भोजन का जो 1/3 हम कहें कि 40% जो भोजन है वो बेकार चला जाता है। हमारे देश की परंपरा है कि हमारे देश में कई अमीर चंद ऐसे हैं जो जूठा भोजन नहीं खाते हैं, या फिर ऑर्डर तो कर देते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है तो वो उसको फेंक देते हैं। जबकि पश्चिमी देशों में खाना जो है उसको व्यर्थ नहीं जाने दिया जाता है, राइट। जितना उनको रिक्वायरमेंट होता है वो उतना ही अपनी थाली में लेते हैं और उतना ही खाते हैं, राइट। ना तो जिनकी जितनी अगर कैपेसिटी नहीं है तो ना तो ऑर्डर करेंगे और ना ही भोजन को फेंकेंगे। लेकिन हमारे देश में एक और जहाँ पर 1/3 भोजन फेंकता है, वहीं हमारे देश में जो है भुखमरी भी बढ़ती जा रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, उसकी रिकॉर्ड से चौंकाने वाली बातें निकल कर आ रही हैं। हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, राइट, इन देशों में जो भुखमरी है वो हमारे देश से क्या है, कम है। अर्थात हमारा देश भुखमरी के मामले में इन पड़ोसी देशों से भी क्या है, पीछे है। फिर अगला जैसे मृत्यु दर की बात करें तो एक तो क्या हो जाएगा, श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियां और दस्त उल्टी हो जाएंगी। इनकी वजह से भी 5 साल की जो कम उम्र के बच्चे हैं वो हमारे देश में उनकी जो है मृत्यु दर भी पिछले कुछ वर्षों में कम नहीं हो रही है, राइट। और बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो संक्रामक बीमारियों का जो है खतरा
लेते हैं। और इसके साथ ही अगर आप देखें तो कोरोना पेंडेमिक में भी ऐसा कई बार जताया गया है कि जो तीसरी लहर अगर आएगी तो हो सकता है उस तीसरी लहर से बच्चे के संक्रमित होने की भी संभावना हो सकती है, राइट। फिर बाल श्रम हो जाएगा। जब पारिवारिक स्तर पर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है या कई बार पारिवारिक स्थिति ठीक होने पर भी हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था में कई कमजोरियां हैं, फिर हमारी सामाजिक प्रवृत्तियां हैं, राइट, और हमारी जो विचारधारा है उसकी वजह से बच्चों को शिक्षा उपलब्ध ना करा करके उनसे काम करवाया जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी संख्या 26 मिलियन की आबादी में से अगर हम देखें 10.1 मिलियन, लगभग 1 करोड़ जो है वो बाल मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं। और इनकी जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो कहाँ पर है? कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में है, राइट। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या शहरी क्षेत्रों में जो पारिवारिक व्यवसाय होता है उनमें बच्चे काम करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने परिवार की कृषि में मदद करते हैं, राइट। इस वजह से बाल श्रम जो है वो चल रहा है। और बाल श्रम की दो नुकसान होते हैं, राइट। बाल श्रम से एक तो बच्चों को जो है वो शिक्षा नहीं उपलब्ध हो पाती है, राइट, और दूसरी चीज ये है उनका जो है वो कई बार दुर्घटनाओं से भी क्या होते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं, राइट। कई बार जो बच्चे हैं कंपनियों में कार्य करते हैं और अगर कोई दुर्घटना होती है या उनको चोट लग जाती है तो जिंदगी भर के लिए अपंगता भी उनको मिल जाती है, राइट। इसके साथ ही हो जाएगा बाल तस्करी हो जाएगा। अब हमारे देश में और दुनिया में बड़े पैमाने पर बच्चों की तस्करी की जाती है। तस्करी के पीछे दो मकसद होते हैं, एक तो क्या हो जाएगा, अंग तस्करी हो जाएगा, राइट, और दूसरा यहां पर हो जाएगा दुर्व्यापार, राइट, दुर्व्यापार। अब जो अगर हम देखें तो जो टोटल तस्करी होती है या अगर हम देखें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB 2018 की रिपोर्ट में बताया गया है कि जो जितने भी बच्चों की तस्करी हुई थी उनमें से 51 जो प्रतिशत थे वो क्या थे, बच्चे थे, और इनमें से भी 80% से अधिक क्या थी, लड़कियां थी। तो लड़कियों को दुर्व्यापार के लिए या वैश्यावृत्ति के लिए बेचा जाता है और बच्चों को अंग तस्करी के लिए भी बेचा जाता है, राइट। उदाहरण के स्वरूप अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, राइट, असम है, जो कि हमारे जो है पड़ोसी देशों से जो हमारी सीमा पोरस बॉर्डर है उसका फायदा लेते हुए इन बच्चों को दूसरे देशों में सप्लाई किया जाता है। फिर तीसरा हो जाएगा यहाँ पर यौन हमला। मैंने बताया था कि जो बच्चे हैं वो गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है उसको समझते नहीं है, इस वजह से जो है उनके साथ में यौन उत्पीड़न होता है। और चौंकाने वाली बात ये होती है कि जो पारिवारिक सदस्य ही होते हैं या मित्र होते हैं, राइट, या कर्मचारी होते हैं, वही बच्चों का जो है यौन उत्पीड़न करने के लिए जिम्मेदार भी पाए गए हैं, राइट। फिर महामारी हो जाएगा। तो हमारे देश में जो है जैसे अगर हम कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 से भी जो है बच्चों को जो तीसरी लहर है उसका भी जो है वो खतरा बताया जा रहा है। इसके साथ ही एक रिपोर्ट का जिक्र अगर हम देखें तो चाइल्ड लाइन इंडिया, इसके द्वारा दिसंबर 2020 में एक रिपोर्ट बताई गई थी और उसके बाद में ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें महामारी की वजह से बच्चे बीमार तो नहीं हुए परंतु बाल विवाह जो है वो मामले भी बढ़े। तो ये तो बच्चों से संबंधित मुद्दे एवं समस्याएं। अब हम समझेंगे कि बच्चों हेतु जो लोक कल्याण कार्यक्रम हैं वो किस प्रकार के हैं और हम जो जितने भी लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हैं उनको अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ेंगे। जैसे संवैधानिक रूप में कल्याणकारी कार्यक्रम, वैधानिक रूप में कल्याणकारी कार्यक्रम, योजनागत, संस्थागत, अन्य एवं क्या हो जाएंगी, स्वास्थ्य योजनाएं हो जाएंगी। हो सकता है कि 5 नंबर में केवल पूछ लिया जाए कि बच्चों के लोक कल्याण हेतु योजनागत प्रावधानों का उल्लेख कीजिए, राइट। तो हम एक एक करके समझेंगे।
सबसे पहला तो क्या हो जाएगा यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान। तो बच्चों के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 भारत में विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण की बात करता है। अर्थात हमारे संविधान के समक्ष पुरुष महिला बच्चे सभी क्या है समान है और कानून का सभी को समान संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ में भेदभाव नहीं करेगा, राइट। और इस अनुच्छेद की कोई भी बात जो है विशेष रूप से अगर हम देखें तो महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। दरअसल अनुच्छेद 15 में कहा गया कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करेगा। और इसी अनुच्छेद में ये भी उल्लेखित कि अगर स्थितियां समान नहीं है, स्थितियां अगर समान नहीं है तो बराबरी के लिए जो है सरकार महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। फिर अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, राइट। और इसे 86वें संविधान संशोधन से दिसंबर 2002 में जोड़ा गया था और इसके क्रियान्वयन के लिए RTE एक्ट 2009 लाया गया था जिसको 2010 से लागू किया गया था। फिर अनुच्छेद 23 सबसे महत्वपूर्ण यही है, इसमें तो क्लियरली कहा गया है कि बाल दुर्व्यापार पर रोक। तो अनुच्छेद जो 23 का संबंध है वो बच्चों एवं महिलाओं से, राइट। तो बाल दुर्व्यापार का रोक या बाल दुर्व्यापार का जो निषेध है वो अनुच्छेद 23 में है। इसके साथ ही 24 में 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी खतरनाक कारखाने में, खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य रोजगार में लिप्त नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 24 है। तो हमेशा अगर हम देखें तो यहाँ पर 14-15 जो अनुच्छेद है उनका संबंध बच्चों से बनता है, लेकिन जो 23 है और 24 है इसका सीधा सीधा संबंध जो है वो बच्चों से है। इसके साथ ही अनुच्छेद 39E और अनुच्छेद 39F, इसमें ये प्रावधान है कि राज्य की नीतियां बच्चों की निविदा आयु सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित होंगी या ऐसी प्रावधान करेगा ताकि जो बच्चों की जो है निविदा आयु है वो उसका निर्धारण हो सके, राइट। फिर अनुच्छेद 45 भी बच्चों से संबंधित है जिसमें क्या कहा गया है कि जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको शिक्षा के साथ साथ उनकी देखभाल करना, राइट। तो उनको प्रारंभिक जो है शिक्षा आंगनबाड़ी के माध्यम से उपलब्ध कराना एवं उनको देखभाल भी उपलब्ध कराना। फिर अनुच्छेद जो 47 है वो कहता है कि राज्य अपने लोगों को पोषण स्तर एवं जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से एक मानेगा ताकि सभी वर्गों का जो है वो पोषण भी ठीक हो सके और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार आ सके। और अनुच्छेद 51 का आपको पता है कि माता पिता या गार्जियन की यह दायित्व होगा कि वो अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं, राइट। अब हम समझते हैं यहाँ पर दूसरा हो जाएगा हमारा वैधानिक प्रावधान, राइट। तो हमारे देश में बच्चों के उत्थान के लिए कौन कौन से वैधानिक प्रावधान किए गए हैं उनको हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 जिसको 1979 में क्या किया गया था, संशोधित किया गया था, राइट। और बाल विवाह निरोध अधिनियम के द्वारा जो है विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित कर दी गई थी जो कि पुरुषों के लिए 21 और महिलाओं के लिए कितनी है 18 वर्ष है, राइट। और इसके साथ ही MPPSC में एक बार प्रश्न भी आया था कि क्या महिलाओं की आयु भी 21 वर्ष कर देना चाहिए, और ये हमारे इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस पर विचार विमर्श भी किया जा रहा है। और वाकई में जो है महिलाओं की जो बच्चियों की जो एज है वह भी 18 वर्ष कर देनी चाहिए क्योंकि उससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो पिछले क्लास में हमने देखा था
कि अगर 21 वर्ष की आयु में विवाह होगा तो बच्चियों की स्वाभाविक से रूप है शिक्षा में क्या होगी, शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी, क्योंकि कई बच्चियों का स्कूल ड्रॉप आउट है ये जो है ये इस वजह से हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि इससे MMR भी क्या होगा, कम होगा। कम उम्र में शादी होने से जल्दी प्रेगनेंसी हो जाती है और इस वजह से भी कई बार जच्चा बच्चा की जान चली जाती है। फिर उससे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम होगा और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो उतनी जो है उनकी शिक्षा पूरी हो जाएगी तो उनके रोजगार के जो है वो भी अवसरों में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, अर्थात आत्मनिर्भरता में भी जो है वो वृद्धि होगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बालकों का जो है इस हेतु जो है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 लाया गया था, जिसका संशोधन हुआ 1979 में। अगला हो जाएगा यहाँ पर अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, राइट, और ये अधिनियम लाया गया था 1956 में, राइट, और जिसका संशोधन कब किया गया, 1986 में किया गया था। और इस अधिनियम अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1986, राइट, और इस अधिनियम के तहत अगर कोई भी व्यक्ति बच्चों को अंग तस्करी के लिए या वेश्यावृत्ति के लिए भी किसी भी बच्चे को खरीदता है, राइट, या बेचता है या व्यापार करता है तो उसे इस कानून के तहत जो है वो सजा दी जाएगी। इसके साथ ही अगर उसने छोटे बच्चे को या बच्ची को खरीदा बेचा है तो यही माना जाएगा कि उसने बच्ची को वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से उसको बेचा है। और कल मैंने बताया था कि इसमें सजा का भी प्रावधान है, खरीदने वाले को भी सजा मिलेगी और बेचने वाले को भी सजा मिलेगी। फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर महिला और बाल लाइसेंसिंग अधिनियम 1956, राइट। अब ये जो महिला एवं बाल लाइसेंसिंग अधिनियम है, ये अधिनियम जो महिलाएं हैं एवं बच्चे हैं उनको जो संस्थाओं में उनका जो शोषण होता है या उनसे जो अमानवीय गतिविधियों में जो कार्य कराया जाता है उससे बचाने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। फिर बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति क्या हो जाएगा 1974, और जिसका उद्देश्य क्या है, बच्चों के जो संवैधानिक अधिकार हैं इसके साथ साथ जो CRC द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उनको बेहतर ढंग से लागू कराना। कुल मिलाकर जो इस अधिनियम में जो जितने भी बच्चों के अधिकार हैं उनसे जागरूक कराए जाएंगे, जितने भी प्रावधान हैं उनको बेहतर ढंग से लागू किया जाएगा, उनकी स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा, शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, राइट। फिर बाल विवाह निषेध अधिनियम अगला हो जाएगा 2006, कारखाना अधिनियम 1949 जिसके तहत बच्चों को कारखाने में जो है वो भर्ती नहीं किया जा सकेगा, किशोर न्याय अधिनियम 1966 हो जाएगा और बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम हो जाएगा। ये जो है बच्चों से संबंधित विधिक कार्यक्रम हो जाएंगे या वैधानिक प्रावधान हो जाएंगे, राइट। अब हम यहाँ पर समझते हैं योजनागत प्रावधान, अर्थात बच्चों के उत्थान के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं। तो योजनागत प्रावधानों में पहला हो जाएगा यहाँ पर एकीकृत बाल विकास सेवा, राइट, एकीकृत ICDS। तो एकीकृत बाल विकास जो सेवा है ये 1975 में लाई गई थी, राइट, और इसका उद्देश्य है जो छोटे बालक हैं जिस शिशु 0 to 6 हो जाएगा, राइट, 0 to 6 एवं महिलाओं को उनकी जो है माताओं का स्वास्थ्य रखना, तो माताएं स्वस्थ रहेंगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। फिर बच्चों के पोषण पर ध्यान देना और उनके सीखने के अवसरों को बढ़ाना है, अर्थात शैशवावस्था में उनके पोषण उनके स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना एकीकृत बाल विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अगली हो जाएगी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1951, राइट, और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चों में जो है बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एकीकृत एवं टिकाऊ प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं क्या करना, प्राप्त करना, राइट। इसके साथ ही परिवार नियोजन टीकाकरण, राइट, ये उपलब्ध कराना किसको, महिलाओं को और छोटे बच्चों को। फिर क्या हो जाएगा पल्स पोलियो टीका कार्यक्रम हो जाएगा
95, राइट। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे देश से पल्स पोलियो जो है वो पल्स पोलियो का उन्मूलन हो चुका है। और इसके लिए हमारे देश में बड़े पैमाने पर जो है वो जैसे वर्तमान समय में कोरोना के वैक्सीनेशन चल रहा है, वैसे ही हर संडे को जो है वैक्सीनेशन होता था, जिसमें 2 बूंद दवा पोलियो हवा के माध्यम से जो है वो पोलियो का उन्मूलन भी किया जा चुका है। फिर हो जाएगा मध्याह्न भोजन योजना 1995 हो जाएगा, राइट। इस योजना के बारे में मैंने बताया था कि हमारे देश में जितने भी शासकीय स्कूल हैं उन स्कूलों में बच्चों में पोषण के स्तर पर सुधार हो सके, उनका नामांकन दर में वृद्धि हो सके, स्कूल ड्रॉप आउट कम हो सके। इसके लिए हमारे देश की जितनी भी शासकीय शालाएं हैं, इसके साथ ही सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, राइट, और IGA और IEE जो केंद्र है उनमें कक्षा 1 से लेकर 3 बच्चों की पोषण स्थिति में विशेष रूप से सुधार करना, राइट। तो 1 से लेकर 3 तक तो विशेष रूप से सुधार करना। उसके बाद में जो अगली उम्र के बच्चे हैं उनको प्रोटीन युक्त जो है वो भोजन उपलब्ध कराना, राइट। फिर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हो जाएगा 2005, और इस जो है नेशनल हेल्थ मिशन हो जाएगा रूरल एंड अर्बन। उन दोनों का ही उद्देश्य क्या था? बाल और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, राइट। उसके साथ ही पोषण में वृद्धि करना, उनकी स्वच्छता में वृद्धि करना, राइट, चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराना इत्यादि जो थे वो NHM के प्रमुख क्या थे? उद्देश्य थे, राइट। इसके साथ ही अगली यहाँ पर योजना हो जाएगी नंद घर योजना हो जाएगी। तो नंद घर जो योजना है ये 2015 में हमारे देश में लागू की गई थी। और नंद घर योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे देश में जो आंगनबाड़ी व्यवस्था है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण की समस्या एवं बच्चों की देखभाल में बहुत ही मदद मिली थी, उसका पुनरुद्धार करना एवं उसका नवीनीकरण करना। तो जो नंद घर योजना है उससे आंगनबाड़ी पुनरुद्धार किया जाएगा एवं आंगनबाड़ी जो संस्था है उसका नवीनीकरण किया जाएगा। फिर अगली योजना हो जाएगी बच्चों हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना 2016, जिसमें बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण और अस्तित्व को प्राथमिकता दी जाएगी। फिर एकीकृत बाल संरक्षण योजना 2009, और इसकी प्रमुख विशेषता ये थी कि इससे बाल कल्याण जो है समितियां एवं बाल न्याय बोर्ड जो है वो गठित किए जाएंगे। फिर बालिका समृद्धि योजना 1997 हो जाएगी, और इस योजना के तहत बालिका के जन्म के पश्चात परिवार को 500 रुपये दिए जाते थे। हालांकि जो है ये पुरानी योजना है, तो बालिका के जन्म के पर 500 रुपये दिए जाते थे ताकि जो दृष्टिकोण है, नजरिया है, उसमें परिवर्तन आए, राइट। अब हो जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना 2014। सुकन्या, इस योजना के तहत जो है सुकन्या समृद्धि खाता खोला जाएगा ताकि बच्चों के भविष्य के लिए जो है वो बचत जो है प्रोत्साहित हो सके। फिर हो जाएगा मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण कार्यक्रम, जिसमें बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाएगा। फिर हो जाएगा अटल बाल मित्र योजना, इसके तहत जो आंगनवाड़ी केंद्रों का इनको दुरुस्त किया जाएगा, इनका प्रभावी संचालन किया जाएगा, महिला बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति के सुधार हेतु इनको क्रियान्वित किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हो जाएगा, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम हो जाएगा, भारत नवजात कार्य योजना हो जाएगी। तो ये इतने जो थे योजनागत प्रावधान थे। और अगर 11 नंबर में भी पूछा जाता है तो हमने बहुत योजनाएं जो हैं वो पढ़ ली हैं, राइट। अब हम देखते हैं चौथा संस्थागत कार्यक्रम। संस्थागत कार्यक्रम से तात्पर्य ये हुआ कि हमारे देश में बच्चों के लोक कल्याण के लिए संस्थाओं की स्थापना हुई है। उन संस्थाओं में से हम अगर जैसे पूछे जाए कि बच्चों के विकास के लिए भारत में स्थापित प्रमुख संस्थाओं को बताइए, हो सकता है 3 नंबर में पूछा जाए, तो संस्थागत कार्यक्रम में पहला हो जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में 2005 के अधिनियम से, राइट, जिसको हम अभी
अगली स्लाइड में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अगली संस्था है राष्ट्रीय जन सहयोग व बाल विकास संस्थान, इसकी स्थापना 1975 में हुई। फिर भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य था भारत बच्चों के लिए अच्छी योजनाएं बनाना। चाइल्ड लाइन फाउंडेशन हो जाएगा, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड हो जाएगा, और CRY चाइल्ड राइट एंड क्या हो जाएगा, यूथ हो जाएगा। और ये सभी बच्चों के शिक्षा, बच्चों के स्वास्थ्य एवं बच्चों के सर्वांगीण के लिए कार्यरत संस्थान है, जिसमें से ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में हम समझते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग हमारे देश में बालकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, राइट, उनके साथ में दुर्व्यवहार ना हो, और हमारे देश में जितनी भी नीतियां हैं वो बाल अधिकारों के हित में हो, इस हेतु राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राइट, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, जो कि संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम था, इसके आधार पर मार्च 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी, राइट। और ये जो आयोग है ये हमारे देश में जो सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उसके तहत जो है वो कार्य करता है, राइट। और इसको जो शक्तियां हैं वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त होती हैं। कुल मिलाकर ये एक वैधानिक निकाय हुआ। अब इसके प्रमुख कार्य क्या हैं? तो हमारे देश में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी नीतियां संचालित हैं, जो भी कार्यक्रम संचालित हैं, राइट, इसके साथ ही प्रशासनिक तंत्र जो भी कार्यवाही करता है, क्या वह बच्चों के हित में है, क्या वो जो सभी नीतियां हैं वो बच्चों के अधिकारों के अंतर्निहित हैं, कोई विरोधाभासी स्थिति तो नहीं है। तो जितने भी कानून हैं, नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं एवं प्रशासनिक तंत्र जो है संविधान और बाल अधिकारों पर या जो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है उसमें निहित है या नहीं, इसका क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। अगर कोई कमी होती है, जैसे हमारे देश के जो है कानून में या नीतियों में ऐसा कोई प्रावधान है जिससे बच्चों का अधिकार प्रभावित होता है, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चे प्रभावित होते हैं, तो ये फिर सरकार को क्या देते हैं, सलाह देते हैं, राइट। और इस अधिनियम के तहत भी 0 से 18 आयु वर्ग को बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है। अब हम समझेंगे यहाँ पर अन्य कार्यक्रम। तो हमारे देश में बच्चों के लोक कल्याण के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए अन्य कार्यक्रमों में हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा राष्ट्रीय बाल कोष। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना इसीलिए की गई थी ताकि बच्चों के लिए एक अलग से फंड बनाया जा सके, और उस फंड की मदद से जो एक तरीके से जिनके जो अभावग्रस्त बच्चे हैं उनके पोषण, उनकी शिक्षा, राइट, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं पर जो है उस फंड के माध्यम से उनको वित्तीय सहायता देना। दूसरा हो जाएगा राष्ट्रीय बाल नीति 1974, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर नया कंसेप्ट आया है चाइल्ड बजटिंग, राइट। जैसे महिला बजटिंग प्रारंभ हुई है, ये हमारे देश की आधी आबादी है, तो बजट में भी उनके अनुरूप जो है वो प्रावधान होना चाहिए। वैसे ही बच्चे भी हमारे देश के भावी विकास की आधारशिला होते हैं, इसीलिए उनके विकास के लिए भी चाइल्ड बजटिंग जो कंसेप्ट है ये प्रचलन में है। फिर ये बहुत ही जो है वर्तमान समय में चल रहा है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर जो है वो प्रतिबंध लगा दी गई है। भारत में कई जो वेबसाइट्स हैं, राइट, जिन पर पोर्नोग्राफी परोसी जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो है पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसका कारण ये है कि वर्तमान समय में बच्चे गेम खेलने के लिए या अपनी पढ़ाई करने के लिए इंटरनेट का एक्सेस करते हैं, और जहां पर आसानी से जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है वो बेची जा रही थी। और एक और सबसे बड़ा कारण है कि जो बच्चे हैं वो पोर्नोग्राफी के प्रति बहुत ही सेंसिटिव भी होते हैं, इस वजह से भी इस पर प्रतिबंध लगाना बहुत ही जरूरी था। फिर बाल यौन शोषण हो जाएगा, पोस्को एक्ट हो जाएगा, तो ये भी जो है वर्तमान में प्रचलित है। और जो बाल यौन
शोषण एक्ट है, पोस्को एक्ट है, उसको भी हमारे देश में इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके तहत गुड टच क्या है, बैड टच क्या है वो दिखाया जाता है, राइट। तो इसमें एक तो जो है इस एक्ट के द्वारा जो है अवेयरनेस जो है फैलाई जा रही है, राइट, और इसके साथ ही बच्चों को जागरूक किया जा रहा है और उनके प्रशिक्षण के लिए जो है वो कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, राइट। फिर यहाँ पर ऑनलाइन गेम खेलने की जो लत है से छुटकारा, और इससे छुटकारा दिलाने के लिए कई राज्यों ने जो है वो हेल्पलाइन जो है वो नंबर भी जारी कर दिए हैं, राइट। वर्तमान समय में बच्चों के पास में मोबाइल का एक्सेस होता है, और जब से लॉकडाउन लगे हैं तब से तो जो है, पहले तो चलो पेरेंट्स जो है वो बच्चों को नहीं देते थे, लेकिन अब तो जैसे ही लॉकडाउन इम्पोज हुए तो उसके बाद में बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए उनको मोबाइल दिया गया, और इस वजह से बच्चों में ऑनलाइन गेम खेलने की आदत भी बढ़ी है। तो हालांकि बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई भी की है, लेकिन उसका एक नेगेटिव इफेक्ट के रूप में जो है गेम खेलने की जो है लत भी बच्चों में बहुत अधिक बढ़ रही है, और उसके दुष्परिणाम भी आना शुरू हो गए हैं। कई बच्चे हैं जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनको दिखाई देना बंद हो चुका है, कई मानसिक रूप से भी अस्थिर हो चुके हैं, तो कई बच्चे जो हैं वो हिंसक प्रवृत्ति के हो गए हैं, राइट। जैसा वो गेम खेलते हैं वैसे ही उनका व्यवहार, उनकी विचारधारा हो चुकी है, राइट। तो इससे निपटने के लिए भी कई राज्य सरकारों ने जो है वो हेल्पलाइन जारी की है, और प्रधानमंत्री ने भी जो है मोदी जी ने भी जो है मन की बात कार्यक्रम में, एवं जितने भी जो हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य मीडिया के माध्यम से इस पर जो है बच्चों को समझाया है, राइट। अब अगर हम बात करते हैं तो बाल अधिकार की समझे। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो जैसे हमारे देश में मौलिक अधिकार है, राइट, कोई भी व्यक्ति जो है, जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसको हमारे देश में जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनमें से कुछ मौलिक अधिकार उस व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। वैसे ही बाल अधिकारों से भी तात्पर्य यह है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, जन्म के साथ ही बच्चों को कुछ मौलिक अधिकार जो है वो प्राप्त हो जाते हैं, जिनको बाल अधिकार कहा जाता है। जैसे पहला हो जाएगा उत्तरजीविता का अधिकार, अर्थात बच्चों को जीवन, स्वास्थ्य, पोषण, नाम, राष्ट्रीयता का अधिकार होता है। फिर विकास का अधिकार, शिक्षा, देखभाल, अवकाश का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, उनका जो है राज्य और गार्जियन की जिम्मेदारी कि उनका शोषण ना हो, दुर्व्यवहार ना हो, उनकी उपेक्षा ना हो। फिर भागीदारी का अधिकार होता है, उनको अभिव्यक्ति का मौका दिया जाता है, सूचना, विचार, धर्म का जो है वो बच्चों को अधिकार दिया जाता है। तो कुल मिलाकर ये अधिकार बच्चों को जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बाल अधिकार, राइट। अब हमने यहाँ पर जो कार्यक्रम पढ़े थे, जो हम पढ़ रहे थे लोक कल्याण कार्यक्रम, उसमें क्या हो जाएंगे, स्वास्थ्य सेवाएं आ जाएंगी। ध्यान रखिए, अगर ये प्रश्न एग्जाम्स में आता है तो हम इसको इतना पढ़ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि एक हमने शिक्षा को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, जिसमें मैंने आपको प्राथमिक शिक्षा, राइट, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, तो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उसके बाद में कुशल मानव संसाधन, राइट, और शिक्षा के लिए सरकार ने कौन कौन सी पहल की है वो हमने पहले और दूसरे लेक्चर, पहला, दूसरा, तीसरा लेक्चर में हमने शिक्षा, खासकर छोटे बच्चों की शिक्षा को बहुत ही डेप्थ में जाके पढ़ा है। इसके साथ ही हमारी जो यूनिट 5 है उसमें भी स्वस्थ योजनाएं हैं। अगर हम इन दोनों को ही अच्छे से पढ़ लेते हैं तब भी हमारा बच्चों वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बहरहाल मेरे विचार ये है कि आप बच्चों का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो, इसलिए मैंने शिक्षा से संबंधित योजनाओं के बारे में भी आपको बता दिया है, और हम यहाँ पर अब स्वस्थ योजनाओं के बारे में भी पढ़ लें, ताकि जब आप वीडियो देखें तो आपका जो है बालकों से संबंधित मुद्दे एवं लोक कल्याणकारी योजनाएं बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाए। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, राइट, आप उसका उत्तर दे पाए। तो अब देखते हैं हम स्वस्थ योजनाएं, और इसमें से भी ध्यान रखना हम सबसे पहले कौन सी पढ़ रही है, बच्चों के
लोक कल्याण के लिए स्वस्थ योजना, उसमें भी वो योजना जो भारत सरकार संचालित कर रही है। ठीक, सबसे पहला हो जाएगा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, और ये कब लाया गया है? 2013 में। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो 2013 में लाया गया है, और यह कार्यक्रम 0 आयु वर्ग से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए है, और इसमें बच्चों की सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में यह कार्यक्रम लाया गया है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, और ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का ही क्या है? एक हिस्सा है। राइट। दूसरा हो जाएगा राष्ट्रीय आयरन एवं फॉलिक एसिड पूरक कार्यक्रम 2013। बच्चों में कुपोषण की स्थिति से निपटने के लिए उनके पोषण में आयरन की पूर्ति के लिए जो है, तो आयरन की पूर्ति के लिए एवं फॉलिक अम्ल समूह की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय आयरन एवं फॉलिक एसिड पूरक जो है कार्यक्रम लाया गया था। यह कार्यक्रम 10 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए था, और जिसमें देश के 13 करोड़ बच्चों ने भाग लिया। फिर अगली योजना हो जाएगी सबला योजना हो जाएगी। राइट। और ये जो सबला योजना है ये आंगनवाड़ी के द्वारा संचालित की जाएगी, जो कि 2010 में लाई गई थी। राइट। और इसमें आंगनवाड़ी द्वारा जो है बच्चों की पोषण में वृद्धि का उपाय रखा गया है, जिसमें आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चों को दलिया या जो है पौष्टिक भोज्य पदार्थ जो है वो उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके साथ ही ये जो सबला योजना है, इसका एक और उद्देश्य है कि बच्चियों या किशोरियों के पोषण आहार में भी जो है वृद्धि करना। अगला हो जाएगा एकीकृत बाल विकास योजना, जिसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। राइट। और जिसका उद्देश्य क्या है कि शैशव अवस्था विकास संबंधी ये जो है योजना, और खास बात यह है कि ये योजना एकीकृत बाल विकास योजना दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, और इस योजना में 6 विषयों पर प्रमुख रूप से दिया गया है। पूरक पोषण देना, मतलब एक तरीके से पोषण की पूर्ति करना, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भित सेवाएं, स्वास्थ्य और अनौपचारिक शिक्षा भी उपलब्ध कराना। फिर अन्य कार्यक्रमों में देखें तो राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 एवं मिशन 2019, फिर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हो जाएगा, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम 2017 हो जाएगा, नेशनल हेल्थ मिशन रूरल एवं यहाँ पर क्या हो जाएगा अर्बन, ये दरअसल यू है RU, फिर मिड डे मील 1995, स्वच्छ भारत मिशन, आंगनबाड़ियों की स्थापना की गई है। अब हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित स्वस्थ योजनाएं, पहला हो जाएगा वैकल्पिक टीका वितरण प्रणाली। राइट। और इसमें 6 प्रकार के जो टीके हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे। वैकल्पिक जो है यहाँ पर टीकाकरण की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, ताकि कोई भी बच्चा टीकाकरण से छूटे ना, एनी हाउ उसको टीका अवश्य उपलब्ध हो। इसीलिए जो वैकल्पिक टीका वितरण प्रणाली है ये संचालित है। फिर बाल शक्ति योजना, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश में जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं उनका उपचार किया जाता है। इसके साथ ही हमारे मध्य प्रदेश में कई ऐसे निम्न आय वर्ग के परिवार हैं जो कि अपने बच्चों की बीमारियों का इलाज नहीं करा सकते। जैसे अगर हृदय में समस्या है या श्रवण में समस्या है तो ये इनके उपचार काफ़ी महंगे होते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना भी संचालित है और मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना भी संचालित है। तो ये हमने यहाँ पर बच्चों से संबंधित टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। अब अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।